Acha ji, hello everyone. I hope that you guys are doing great. Let's move towards the next area of the topic which we left at yesterday in the previous lecture. अच्छा, अगर तो आप लोगों को याद हो तो प्रीवियस टॉपिक के अंदर आई गेव एन इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग IFRS 18। ये क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया है, इसकी वजह से चेंजेस क्या क्या हुई हैं। हमने स्पेसिफिकली तीन चेंजेस के बारे में पढ़ा था इन द प्रीवियस टॉपिक। लेट मी मूव टुवर्ड्स दैट। प्रॉफिट एंड लॉस में चेंजेस किए हैं IFRS 18 ने। इन एसेंस मैंने आपको बताया था आई एस वन वाज द ओल्ड स्टैंडर्ड। सब कुछ IFRS 18 में IS1 की तरह है। सिर्फ और सिर्फ तीन चेंजेस है जो कि आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर वन was the change within the statement of profit और लॉस। सबसे पहला चेंज हमने इसके बारे में पढ़ा। इसके हमने बहुत सी implications पढ़ी कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस में चेंजेस आई हैं। आज के बाद कैसे आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। बाय द वे, दिस स्टैंडर्ड इन रियल लाइफ आपके पेपर में तो एग्जामिनेबल हो चुका है। ये फ्रॉम सितंबर 2025 ऑनवर्ड्स एसबीआर में इसके क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन पेपर में 1 2027 ये इसकी डेट है एप्लीकेशन की। इस डेट के बाद जो भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनलाइज करेगी कंपनी, तो वो IFRS 18 की ये चेंजेस को फॉलो करेगी। बट अंटिल देन अभी कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुई ये चेंजेस। इसकी फाइनल डेट ये वाली है विद इन रियल लाइफ। खैर, सितंबर 2025 के एग्जाम अटेम्प्ट के बाद इसके क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे, मतलब सितंबर 2025 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है। अब हमने तीन चेंजेस के बारे में पढ़ा था कि एक है प्रॉफिट एंड लॉस से रेलेवेंट चेंजेस, कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस में चेंजेस आई। मैंने आपको बताया था कौन सी खास चीजें याद रखने वाली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो एग्जामिनर ने अपने लेटेस्ट नोट्स में भी बोले हैं, वही वाले मैंने आपको बताए थे। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द रिमेनिंग टू चेंजेस। कौन कौन सी थी? नंबर टू वाज मैनेजमेंट डिफाइड परफॉर्मेंस मेजर्स, MDMs जिसको हम लोग नाम देते हैं, या MPM भी इसको हम लोग नाम देते हैं। एंड सेकंड थर्ड वन वाज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। विद इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर अप दीज टू स्पेसिफिक चेंजेस के IFRS 18 की वजह से ये चेंजेस कौन सी हैं। इफ आई कम टूवर्ड्स MPM स्पेसिफिकली, लेट्स मूव टूवर्ड्स MPM राइट नाउ। एमपीएम पे अगर मैं आता हूं तो एमपीएम क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय एमपीएम? आपको याद है एसपीआर के अंदर हम लोग एक टॉपिक पढ़ा करते थे, मैनेजमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स या फिर मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजर्स, या फिर उसको नाम दिया जाता था एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेजर्स का। कि कभी कभार आपने F8 में भी इस चीज को पढ़ा कि कभी कभार या मेजोरिटी ऑफ द टाइम देखे क्या होता है, ये नहीं है कि पांच किस्म की डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये P&L हो गई, ये एफपी हो गई यानी फाइनेंशियल पोजीशन, ये कैश फ्लो हो गई, ये चेंजेस इन इक्विटी हो गई, ई लिख दें इसके साथ, और ये हो गई आपके पास डिस्क्लोजर के सारे नोट्स दत्था 300 400 सफों का सेपरेट। इसको भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। ये एक पेज का होता है, ये एक पेज की होती है, ये एक पेज की होती है, ये एक पेज की होती है। लेकिन ये कम से कम 30 40 पेजेस तो होते ही होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। कितनी बड़ी कंपनी उस पर उतने ज्यादा डिस्क्लोजर्स एप्लीकेबल है, तो ये दत्था बनता है पूरा। ये एक दो पेजेस नहीं होते या एक पेज नहीं होता। ठीक है। डिस्क्लोजर्स बहुत लंबे होते हैं, हर एक लाइन आइटम। जैसे नॉन करंट एसेट्स के अंदर पीपी है, पीपीई के लिए एक दो पेजेस तो वैसे ही लग जाते हैं डिस्क्लोजर के अंदर। पूरा इतना बड़ा डिस्क्लोजर देना होता है, ब्रेकअप देना होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, क्या डिप्रिसिएशन चार्ज हुई, क्या क्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, क्या क्लोजिंग वैल्यू है, पूरा ब्रेकअप देना होता है। पिछले साल क्या था कंपैरेटिव का बताना होता है। फिर आप जैसे इंटेंजिबल पे आ जाओ, इंटेंजिबल के लिए एक पूरा बड़ा डिस्क्लोजर है, हर एक के लिए डिस्क्लोजर है। वो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो वहां पे आप देखोगे कि डिस्क्लोजर नोट्स इटसेल्फ बहुत मुश्किल काम है बनाना। खैर, अब मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि देखें, हम लोगों ने तो पढ़ा है ना कि ये पांच किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि हर एक कंपनी ने बनानी होती है, फिर हर साल अपने यूजर्स को प्रोवाइड करनी होती है कि भाई पढ़ो इसको, देखो हमारी परफॉर्मेंस क्या है, देखो इसको। लेकिन ये तो हम लोगों ने पढ़ा। F8 में अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज पढ़ाई थी, या जिधर से भी आपने पढ़ा, तो यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड कि F8 ऑडिट, सिंपल ऑडिट में यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड, या बैचलर्स अगर आपने किया, बैचलर्स बैकग्राउंड है, मास्टर्स बैकग्राउंड है, यू नो दिस, कि जब हम लोग ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं तो ऑडिट रिपोर्ट में हमारा एक सेक्शन होता है, देखिए ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन, मुर्गा पैराग्राफ, ब्ला 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 ब्ला, नीचे आते आते एक 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 सेक्शन आता है अदर इंफॉर्मेशन के नाम से। इस अदर इंफॉर्मेशन में ऑडिटर क्या लिखते हैं? हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि भाई हम लोग अदर इंफॉर्मेशन कभी ऑडिट करेंगे। इंग्लिश बताता हूं। It is not our responsibilities under the international standards of auditing that we have to perform a proper audit for the other information contained other than the financial statements। इन पांच के अलावा कुछ और चीज भी मैनेजमेंट ने अगर भेजी है, कुछ और चीज भी यूजर को दी है, तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है उसको पढ़ना। बट स्टिल अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल लॉज ऑफ ISAs, international standards of auditing, we as an auditor have fulfilled our responsibility and read the other information, पढ़ा है बाकी information को, and ensured that the other information
is in line with the information that is presented within the financial statements that have been audited by us. इसमें क्या कह रहे हैं ऑडिटर? इसमें ऑडिटर कह रहे हैं कि देखो भाई, ये 5 किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हर साल ऑडिट कराना कंपनी के ऊपर फर्ज था। इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिट करवाए बगैर वो लोग ये 5 किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर को नहीं दे सकते थे। अगर देते, यूजर उसको उठा के वापस उनके मुंह पे मारता कि भाई मैं कैसे यकीन कर लूं तुम्हारे के ऊपर, तुम पहले इसका ऑडिट कराओ। इसलिए मेरे जैसे, आप जैसे फ्यूचर के ऑडिटर्स हैं, उन्होंने इसको ऑडिट किया। लेकिन 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 अगर आपको एसबीआर की शुरू के दिन याद हो, अगर आपको F8 के दिन याद हो, इवन अगर आपने मेरे से एफबीटी पढ़ा है वहां पे याद हो, तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाता हूं और मैं एक चीज बताता हूं कि जब कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिलीज करती है ऑडिट होने के बाद, तो वो एक पूरी बुकलेट बनाती है। 500, 600, 700, 1000 सफों की बुकलेट होती है। एक एनुअल रिपोर्ट इसको बोला जाता है, दैट दिस इज द एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, कि ये एक एनुअल रिपोर्ट है, इसको एनुअल रिपोर्ट बोला जाता है। अब इस एनुअल रिपोर्ट के 600, 700 सफे होते हैं, मैंने आपको कहा। चलो थोड़े होंगे, 500 होंगे, 400 होंगे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हो गए जी 4 सफों की ये, और चलो 30, 40, 100 सफे इसको डालो तो 104 सफों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। ये बाकी 700 माइनस 104, 600 नहीं, 596, 596 पेजेस पे बाकी क्या गंद बला लिखा है मैनेजमेंट ने। इसमें बहुत कुछ होता है। चेयरमैन की स्टेटमेंट, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो चेयरमैन है वो क्या कहता है कंपनी के बारे में, बाकी नॉन एग्जेक्टिव हर एक की स्टेटमेंट अलग, 10 पेज तो इसके हो गए। चीफ एग्जेक्टिव साहब की स्टेटमेंट क्या है, सीएफओ की स्टेटमेंट क्या है। अच्छा, फिर कंपनी अपने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स दे देती है। प्रॉफिट एंड लॉस से पहले 100 सफों के अंदर कंपनी क्या बोलेगी, यार इस साल के कंपैरिजन में हमारा इबिट्टा, ABITDA, इबिट्टा 13% इंक्रीज हो गया। अब ये देखो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने देना शुरू कर दी है, राइट। लेकिन क्या ये चीजें एबिटा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, क्या ये एबिट इटसेल्फ अगर ले लो, EBIT, क्या हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स, कोई और किसी भी किस्म की और कैलकुलेशन करके मैनेजमेंट ने दी हुई है, क्या ये IFRS IAS के अंदर आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा ना। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, ये अदर इंफॉर्मेशन है। उन स्पेसिफिक 104 सफों के अलावा जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस डिस्क्लोजर नोट से, उनके अलावा बाकी सब कुछ आपकी जिम्मेदारी नहीं थी ऑडिट करना। लेकिन मैनेजमेंट ने उसके अंदर बहुत कुछ बोला है। अब फॉर एग्जांपल, जब तक यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ उठ के आएगा, अब ये तो ऑडिटर ने ऑडिट किया, यहां पे तो मैनेजमेंट झूठ बोलने से रही भाई। झूठ बोल के दिखाओ, दो पड़ेंगे सीधे सीधी ऑडिटर की तरफ से, नहीं बोल सकते झूठ। जो जैसे है वैसे यहां पे उसकी वैल्यू लिखी गई है, जितना प्रॉफिट है वैसे वो लिखा जाएगा। गलत लिखोगे ऑडिटर पकड़ लेगा, दो चमाटे मार के बोलेगा सही करो, नहीं करोगे तो भाई अनमोडिफाइड ओपिनियन है आपके मुंह के ऊपर, वो एक और तमाचा है ऑडिटर की तरफ से, करना तो पड़ेगा आपको। अच्छा खैर चलो, मैनेजमेंट ने यहां पे सब कुछ तो इसी तरह कर दिया जैसे ऑडिटर ने बोला था, ये अब IFRS के साथ लाइंड है तो आप इस तरह से करो। मैनेजमेंट ने कर दिया, खुश हो गया ऑडिटर। ऑडिटर ने कहा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, चलो भाई बाय बाय टाटा, ऑडिटर चला गया। बाद में पता चला इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर तो मैनेजमेंट ने जो आखिरी 104 सफे हैं उसमें अपनी ऑडिटर रिपोर्ट, फाइनेंशियल पोजीशन, P&L, चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, डिस्क्लोजर नोट, सब कुछ उसी तरह ही डाला है जैसे ऑडिटर ने ऑडिट करके उनको दिया था, जो ऑडिटर ने कहा था वैसे ही किए। लेकिन जो पहले 2 सफे हैं, अब यहां पे कंपनी का लॉस चल रहा है। पहले सफे में चेयरमैन साहब की स्टेटमेंट है, ओ दिस कंपनी इन द करंट ईयर हैज मेड अनदर ह्यूज प्रॉफिट एंड वी एक्सपेक्ट दिस प्रॉफिट टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट फॉरसीबल फ्यूचर। हमारा जो लॉस था वो था 1 बिलियन का, एबिटा उन्होंने शो कराया हुआ $15,000 का। एबिटा क्या होता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, वो उन्होंने 15,000 का शो कराया। अब इसको तो देख के शेयर होल्डर या यूजर क्या समझेगा, कंपनी तो बड़ी जबरदस्त है। इसलिए ऑडिटर को कहा गया कि अदर इंफॉर्मेशन को आपने जरूर ऑडिट करना है। अब ऑडिट नहीं करना, सॉरी मैंने गलत लफ्ज बोला, ऑडिट नहीं कर सकता ऑडिट, लेकिन उसको पढ़ना जरूर है। अगर तो वो अलाइंड है विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर पूरी अदर इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी और वो सब कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, बोला गया है सबकी तरफ से, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लॉस है तो चेयरमैन साहब ने कहा है दिस ईयर वी हैव मेड अ लॉस, बट वी हैव मेड अ लॉस बिकॉज इन्वेंट्री बहुत कम हो गई थी, ज्यादा कॉस्ट पड़ गई थी, सब कुछ वैसे ही एक्सप्लेन है ठीक तरीके से, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आप अदर इंफॉर्मेशन में लिखते थे एज एन ऑडिटर वी हैव रेड द अदर इंफॉर्मेशन इन अलाइंस विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच वी हैव ऑडिटेड। अगर वो अलाइन नहीं होता तो आप क्या कहते थे, आप कहते थे we have read the other information and we advise the users to not rely on the other information because it is not aligned with the financial statements which have been audited by us। वहां कुछ और इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, वो झूठ है, उसको बदलवा नहीं सकते।
क्यों? क्योंकि ऑडिटर की वहां पे क्या नहीं है, पहुंच नहीं है उधर तक, वहां पे उसके हाथ जकड़े गए हैं, बंद हो गए हैं उसके हाथ, उनको नहीं जाके वो चेंज कर सकता। जिसको चेंज कर सकता था उसने उनको कर दिया। हाँ, अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में वो यूजर को बता देगा, भाई प्लीज बी एडवाइज्ड, इस पे रिलाय मत करना, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने ऑडिट किया उन्हीं पे रिलाय करना बस। ठीक है। अब इशू ये बना, ऑल ऑफ दिस अदर इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंटेड, आज भी ऑडिटर की उसके ऊपर कोई वो नहीं है, पकड़ नहीं है, जकड़ नहीं है। उधर ऑडिटर कुछ नहीं चेंज करा सकता, रोब दबदबा नहीं है उसका वहां पे। हाँ, लेकिन एक चीज आईएफआरएस 18 के अंदर अटैच कर दी गई और ये बिल्कुल न्यू है, जो कि पेपर में पूछी जा सकती है, जिसको नाम दिया गया एमपीएम, मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर्स। यानी कि मैनेजमेंट, देखो, एक तो होता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एक परफॉर्मेंस का मैयर है ना, कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी थी। परफॉर्मेंस किस चीज से लिंक होती है? P&L से लिंक होती है। याद रखो, परफॉर्मेंस का मतलब एसेट लायबिलिटी ये सब कुछ नहीं है। परफॉर्मेंस का मतलब है प्रॉफिट। कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, कितना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स था, कितना ग्रॉस प्रॉफिट था, कितना रेवेन्यू था। प्रॉफिट एंड लॉस में जो कुछ भी आ रहा होता है ना, या उससे रिलेवेंट जो कुछ भी होता है, उसको नाम दिया जाता है परफॉर्मेंस का, कि ये कंपनी की परफॉर्मेंस है। एक तो ये क्लियर हो गई परफॉर्मेंस मैयर। आप किस तरह से उस कंपनी की परफॉर्मेंस को मैयर करते हो? जैसे कि कुछ शेयर होल्डर्स कहते हैं यार रेवेन्यू इज अ परफॉर्मेंस मैयर। बिल्कुल ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में हर चीज परफॉर्मेंस मैयर होती है। टोटल प्रॉफिट कितना बनाया कंपनी ने फॉर द ईयर, एक परफॉर्मेंस मैयर है कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या थी। समझ रहे हो ना कि परफॉर्मेंस मैयर का मतलब क्या होता है। अब देखो, एज एन इंडिविजुअल जो कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं, मेरे लिए परफॉर्मेंस मेजर हो सकता है मैं कंपनी की किसी और चीज को प्रॉफिट एंड लॉस में देख के बोलूं, हाँ कंपनी की ये चीज कम हो गई है, मैं इन्वेस्ट करूंगा कंपनी में। कोई और शेयर होल्डर जो है वो कुछ और देख के बोले। अक्सर औकात पुराने जमाने में, अब इस यहां पे दो केसेस बने जिसकी वजह से आईएएसपी हैड टू इंक्लूड दिस। दो केसेस क्या थे? केस नंबर वन, मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी आइडेंटिफाइड थ्रू देयर 10-20 ईयर लॉन्ग कंपनी जो कि चलती जा रही थी और हर साल वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते थे, तो दे आइडेंटिफाइड कि यार अक्सर जिस साल हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होता है ना, यानी कि एक परफॉर्मेंस में ईयर बन के इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा कम होता है, जैसे ही तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, हमारी जो शेयर की वैल्यू बहुत ऊपर चली जाती है। क्या हुआ? लोगों के लिए ये परफॉर्मेंस मैयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे लिंक्ड कोई नंबर बनाओ जो कि आईएफआरएस से लिंक ना हो, और उसको बेहतर करके दिखा दो अदर इंफॉर्मेशन के अंदर। ठीक है। अब देखो, अदर इंफॉर्मेशन में आप ये तो नहीं लिख सकते ना, हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस पिछले साल $1 लाख का था, इस साल हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो $2 लाख का है। ये लिखोगे तो ऑडिटर के लिए ये तो फिर आईएफआरएस से लिंक्ड चीज हो गई है, फिर तो वो इसका प्रॉपर ऑडिट करेगा, तो यहां तो आप पकड़े जाओगे। हाँ, अगर ये करो कि हमारा इंटरेस्ट कवर ले लो, चलो इंटरेस्ट कवर उठा लो, इंटरेस्ट कवर उठाओ, कैसे कैलकुलेट करो? मैनेजमेंट ने निकाला भाई, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ लोन मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12 कर दो, हर महीने का आ जाएगा। तो आप लिखो हमारा पिछले साल हर महीने का जो इंटरेस्ट कवर था वो था 1% का, इस साल वो 0.5% पे आ गया। तो अदर इंफॉर्मेशन में अब ऑडिटर के अंडर ये चीज नहीं आई, क्योंकि ये कैलकुलेशन आईएफआरएस के अंडर नहीं है। अब मैनेजमेंट इसको मैनिपुलेट कर सकती है, इसको कम ज्यादा कर सकती है, ऑडिटर सिर्फ इसको पढ़ लेगा, ऑडिटर कुछ चेंज नहीं करा सकता। और जब इन्वेस्टर देखेगा कि इंटरेस्ट कवर इनका कम हो रहा है एवरी मंथ, वो क्या करेगा? हो सकता है इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दे। जस्ट अ थ्योरी आई एम पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कंपनीज ऐसे नहीं करती, ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ अपने दिमाग से बनाई गई चीज है। ठीक है, मेरे दिमाग से बनाई गई चीज है, ऐसा जिंदगी में नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना हो कल को मेरा गिरबान आके पकड़ो, मेरा कॉलर आके पकड़ो, भाई तूने ये चीज बताई थी। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है। अब एक बन गया स्टेप हमारे पास ये कि भाई ऐसा ही होता था। दूसरी वजूहात थी, वो ये थी कि यार देखो, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी की रेवेन्यू, किसी ना किसी चीज के ऊपर एग्जीक्यूटिव्स, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, किसी ना किसी चीज के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस, इस इन चीजों की परफॉर्मेंस उनके बोनसेस के साथ लिंक्ड होती है। तो जितना ज्यादा ये, उतना ज्यादा उनका बोनस। ये बन गई रीजन नंबर टू। थर्ड रीजन, मैनेजमेंट का अपना शौक है भाई, मैनेजमेंट का अपना शौक है कि यार कुछ और भी करके दिखाओ, शेयर होल्डर को कोई नई सी चीज दिखाओ, बजाय इसके कि सिर्फ P&L वो देख के अपने डिसीजंस खुद दे। कोई नई सी चीज दिखाओ, पिछले साल हमारा ये चीज इतनी थी, हमारी जो इस साल है ग्रॉस प्रॉफिट वो इतना हो गया। आईएफआरएस 18 ने बोला यार ये सब कुछ अनरेगुलेटेड चल रहा है।
आप मैनेजमेंट जो हो वो अपनी मर्जी से ये तीनों सिचुएशंस पे जाते हो, अपनी मर्जी से डिसाइड करते हो कि क्या चीज एक्सप्लोर करनी है, क्या चीज डिस्क्लोज करनी है, किस टाइप की हम लोगों ने कैलकुलेशन इस साल देनी है। अगर अगले साल ये 1.1% से 0.5% से उठ के 3% पे चली गई तो आपको तो पता चल जाएगा ना कि अब इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करने वाला, हमने डिस्क्लोजर ही नहीं दिया अगले साल, हमने अदर इन्फॉर्मेशन में ये चीज इंक्लूड ही नहीं की। ये चीजें अनरेगुलेटेड चल रही थी, मैनेजमेंट अपनी मर्जी से अदर इन्फॉर्मेशन में जो चाहिए था वो डालती थी। आईएफआरएस 18 ने बोला वेट अ सेकेंड, ऐसे नहीं मैं करने दूंगा तुम्हें। ऑडिटर अब आके तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें वापस लेके जाएगा, तुम्हें बताएगा भाई अभी आईएफआरएस 18 में 1 जनवरी 2027 के बाद तुम ठीक तरीके से इसको करोगे। आई आईएसपी ने क्या कहा आईएफआरएस 18 के अंदर? आईएसपी ने कहा, वेट लेट मी कम टुवर्ड्स इट, आईएफआरएस 18 ने कहा the disclosure requirements in IFRS 18 only apply to measures which meet the definition of MPM, and MPM is a subtotal of income and expenses. In short, in short, कहीं पे भी प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा मैनेजमेंट, चाहे वो डिस्क्लोजर नोट है, चाहे वो अदर इंफॉर्मेशन है, कुछ भी है, तो वहां पे अब अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के किसी भी अमाउंट के साथ छेड़ के उसको किसी तरह से प्रेजेंट करोगे तो वो अब सब्जेक्ट टू ऑडिट होगी। किसी भी चीज को आपने, इनकम को छेड़ा, एक्सपेंस को छेड़ा, इसी तरह से उठा के लिख दिया कि ये इस साल का था, प्रॉफिट एंड लॉस से किसी भी अमाउंट को आपने उठाया और आपने इसी तरह से अदर इंफॉर्मेशन में उसको लिखा या फिर आपने डिस्क्लोजर नोट में लिखा ताकि आप उसकी बेटर पिक्चर प्रेजेंट कर सको, अब वो आईएफआरएस 18 के अंडर आ गए, यानी कि ऑडिटर के पास कोड है और अगर आपने गलत उसको लिखा तो ऑडिटर आके आपको मारेगा। ठीक है। अब क्या कहते हैं इसके बारे में एफआरएस 18? द एंटिटी यूजेस इन पब्लिक कम्युनिकेशन आउटसाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा कहीं भी अदर इंफॉर्मेशन, जैसे वहां पे आप लिख रहे हो, भाई उसने कहा कि इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बाहर आप कुछ भी लिख रहे हो, दैट इज नाउ सब्जेक्ट टू ऑडिट। It is used to communicate management's view of aspects of the financial performance of the entity as a whole। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएसबी ने बनाई, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे माइनस प्लस करो और ये नेट प्रॉफिट निकालो, आपने वैसे ही किया। अब मैनेजमेंट कह ये भी कह सकती है कि यार ये प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड हो चुके, हम बनाएंगे, लेकिन हम लोग एक अपना भी व्यू देना चाहते हैं कि इसमें से ये सब कुछ निकालो, ये वाला एक्सपेंस निकालो, ये निकालो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस साल एक बहुत बड़ी इंपेयरमेंट आ गई, अब हर साल तो इंपेयरमेंट नहीं आती ना, इस इंपेयरमेंट की वजह से मेरा लॉस, मेरा जो प्रॉफिट था पिछले साल वो इस साल लॉस में कन्वर्ट हो गया, $1 लाख का मुझे लॉस हो गया, $1 मिलियन का आई एम इन लॉस इस इंपेयरमेंट की वजह से। इंपेयरमेंट है 1.2 मिलियन की। अब मैनेजमेंट को पता है यार ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में तो शो हो रहा है, लेकिन यूजर को अगर, अब अगर यूजर को ये ना पता चला कि इतना बड़ा लॉस क्यों है, तो वो तो क्या करेगा, सीधा सीधा जाके मेरे शेयर्स को डंप कर देगा मार्केट में, मेरी शेयर प्राइस धड़म से नीचे गिर जाएगी। मैनेजमेंट ने क्या किया, अदर इंफॉर्मेशन में गए, अदर इंफॉर्मेशन में जाके कहा यार ये 1.2 मिलियन का लॉस तो है, हम लोग मानते हैं, लेकिन इस साल जो एक ऐसी चीज आई है $1 मिलियन की इंपेयरमेंट आई है, तो अगर तुम ये निकाल दो तो मेरा $200,000 का प्रॉफिट बच जाता है पीछे। चलो चलो कैलकुलेशन गलत थी, इसको 0.8 मिलियन कर दो प्लीज। 0.8 मिलियन का टोटल लॉस था, उसमें से मेरे $1 मिलियन की इंपेयरमेंट थी, 0.8 मिलियन के लॉस से 1 मिलियन की इंपेयरमेंट निकाली तो मेरे पास $200,000 का प्रॉफिट बच जाता है। तो एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट 200,000 है, ये इस साल एक एक्स्ट्रा चीज होगी जो कि अगले किसी साल में मुझे नहीं लगता होगी, बिकॉज ऑफ विच हमारा नेक्स्ट साल प्रॉफिट इस रेशो पे वापस आ जाएगा। अब आपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की किसी चीज को यूज किया, टोटल प्रॉफिट की फिगर को यूज किया, इंपेयरमेंट एक्सपेंस को यूज किया, आ जाओ, ऑडिटर बोलेगा आ जाओ, आ जाओ पेश हो जाओ, दिखाओ कैसे कैलकुलेट किया। आईएफआरएस 18 कहता था नाउ इट इज ऑडिटेबल। अच्छा, आगे, इट इज नॉट स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज बाय आईएफआरएस स्टैंडर्ड। जैसे ये सब कुछ जो कैलकुलेशन होती है अदर इंफॉर्मेशन के अंदर, वो क्या आईएफआरएस किसी ने बोला है कि आप ये कैलकुलेट करके शो करो? नहीं बोला ना, वो मैनेजमेंट अपनी तरफ से करती है अगेन। तो वो कोई भी ऐसी चीज, इन शॉर्ट यार याद रखो ये 3 पॉइंट्स तो आपने रटने ही रटने हैं, अगर पेपर में आ जाए, लिखने के लिए मटेरियल चाहिए, बट इन शॉर्ट सिंपल सी बात है, आज के बाद पेपर के अंदर मैनेजमेंट किसी भी चीज को चेंज करी है प्रॉफिट एंड लॉस की और उसको अदर इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट कर रही है, इट इज नाउ सब्जेक्ट टू ऑडिट। ठीक है, और वो प्रॉपर तरीके से उसकी कैलकुलेशन होगी। खैर आगे आओ, अब इसके बारे में एफआरएस 18 क्या कहते हैं। इन अदर वर्ड सब टोटल ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज और मेजर ऑफ कैश फ्लोज आर नॉट एमपीएम। मैंने जैसे कहा एसेट लाइबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा कोई भी चीज छेड़ी जा रही है वो एमपीएम का हिस्सा नहीं होगी, इवन दो दीज माइट स्टिल बी डिस्क्लोज बाय एंटिटीज बोथ विद इन एंड आउटसाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ, तो एसेट्स इंक्रीज हो गए, कुछ एसेट्स निकाल के मैनेजमेंट ने अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन शो करा दी, स्टिल इट इज नॉट एन एमपीएम। एमपीएम क्या कहलाएगा, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस की किसी भी चीज को छेड़ के एक कोई भी और फिगर शो की प्रॉफिट एंड लॉस की कहीं भी और,
माइनस किया, प्लस किया, या वही उठा के रख दी, then it is now an MPM. In contrast, the disclosure of an adjusted profit figure which removes the impact of non-recurring expenses, यानी कि इस साल कोई एक्स्ट्रा चीज आई है जिसकी वजह से लॉस हो गया, जैसे कि इम्पेयरमेंट थी, उसको बोला जाता है नॉन रिकरिंग, के बार बार नहीं होती. And expenses does qualify as MPM as long as it is used in public communication outside the financial statement. ठीक है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा कहीं भी, अब मैंने तो आपको एनुअल रिपोर्ट का बताया था, अदर इन्फॉर्मेशन का बताया था, अगर आप स्पेसिफिकली एक पेज यूजर को सिर्फ दे रहे हो जिसपे लिखा है इस साल हमारा जो एडजस्टेड प्रॉफिट है वो ये है, भाई एडजस्टेड प्रॉफिट नाम की पहली तो बात है कोई चीज प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं थी. अच्छा, आपने कैसे कैलकुलेट किया प्रॉफिट को, एडजस्ट किया, कोई चीज माइनस प्लस की, इट इज नाउ ऑडिटेबल, इट इज नाउ एन एमपीएम. एक पेज पे भी सेपरेटली प्रेस को भी सिर्फ बताने के लिए आपने बोला ये हमारा हुआ है एडजस्टेड प्रॉफिट. कोई प्रेस की कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपने बोल दिया ये, ऑडिटर आके पूछेगा भाई बताओ ठीक कैलकुलेट किया था, नहीं, ऑडिटर फिर बताएगा, ऑडिटर बोलेगा ये गलत कैलकुलेटेड है. इफ अ परफॉर्मेंस मेजर क्वालिफाइज एज एन एमपीएम आईएफ, अब आ जाओ रिक्वायरमेंट्स पे, अगर एमपीएम है तो फिर उसके साथ क्या करना है, कैसे उसको लिखना है. आईएफआरएस 18 स्पेसिफाइज दैट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, दीस डिस्क्लोजर शुड बी इंक्लूडेड इन अ सिंगल नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंक्लूड, उसके अगेंस्ट, उस एमपीएम के अगेंस्ट, अगर आपने अदर इंफॉर्मेशन में वो एमपीएम दी है या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज की है या एक पेज सिर्फ इन्वेस्टर को पकड़ा दिए एडजस्टेड प्रॉफिट का, अब वो एमपीएम है उसके बारे में डिस्क्लोजर दोगे. डिस्क्लोजर नोट्स के अंदर क्या क्या डिस्क्लोजर दोगे, ये तीन: अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस व्हिच इज कम्युनिकेटेड बाय द एमपीएम एज वेल एज एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई द एमपीएम प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन. यानी कि सिर्फ नंबर्स, एक तो आपने नंबर बता दिया ना कि हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट इतना है, अब वो नंबर बताता असल में क्या है उसको पूरा एक थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन करना डिस्क्लोजर नोट के अंदर जरूरी है. जैसे एडजस्टेड प्रॉफिट इंपेयरमेंट निकाली थी, अब एक्सप्लेन करो, वी हैव कैलकुलेटेड दिस एमपीएम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट using by excluding the impairment that was in the year charge which is not a recurring expense, hence we have excluded this and showed you an adjusted profit. अब उसके पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी कि उसको कैसे कैलकुलेट किए, वो एमपीएम क्या चीज बताता है, ये प्रॉपर आपने डिस्क्लोजर देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. प्लस अगली चीज एक्सप्लेनेशन देना है कि ये एमपीएम हमने क्यों कैलकुलेट किए. अब अगर एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं तो यूजर समझ जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है, मुझे डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, यार एक सेकंड, एक मक्खी घुस आई है, इसको तो मुझे इलाज करने दें इसका. ठीक हो क्या. अब देखो यहां पे हम लोगों ने पढ़ लिया कि आपने उसका डिस्क्लोजर भी दे रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट हुआ, क्यों ये इंपॉर्टेंट, क्यों हम लोग ये कैलकुलेट करें, इससे आप हम लोगों को क्या जरूरत पड़ी कि हम लोग इसको कैलकुलेट करें, ये भी आपने बताना है ताकि यूजर को पता हो कि क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है भी या नहीं, मैनेजमेंट ने ऐसे ही डाला हुआ है. आगे हाउ द एमपीएम इज कैलकुलेटेड ये भी आप बताओगे उस डिस्क्लोजर नोट्स के अंदर. तीसरा डिस्क्लोजर, अ रिकंसिलिएशन बिटवीन द एमपीएम एंड द मोस्ट डायरेक्टली कंपेरेबल सब टोटल बाय द आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ब्ला 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 ब्ला. देखो भाई वो यहां पे ये कह रहे हैं आखिरी पॉइंट में कि जैसे आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बता दिया कि हमारा जो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट है या अदर इंफॉर्मेशन में या फिर किसी एक सिंगल पेज पे लिख के यूजर को दे दिया कि ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट $200,000 के, आपने और कुछ नहीं बताया, तो अब आप उसका एक डिस्क्लोजर डालोगे जहां पे लिखोगे यार हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमारा टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर जो कि ऑडिटेड है बाय द ऑडिटर्स वो 1.2 मिलियन का लॉस है, इंपेयरमेंट हमारी हुई है कितने की, 1 मिलियन की. यार ये फिर मैंने गलत लिख दिया, ये 800,000 है, दिस इज 800,000. हमारा ड्यूरिंग द ईयर लॉस है 800,000 का, 1 मिलियन की हमारी इंपेयरमेंट हुई है, जब मैंने 1 मिलियन निकाल दिया तो मेरे पास क्या बचे, $200,000 का पूरा प्रॉफिट बचा है. तो ये कहलाती है रिकंसिलिएशन के. इस फिगर से वापस जाओ जो ओरिजिनल फिगर थी प्रॉफिट एंड लॉस की, वहां तक यूजर को वापस पहुंचाओ बाय शोइंग देम द कैलकुलेशन. तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आईएफआरएस 18 ने अब क्या कहा है रिगार्डिंग एन एमपीएम. ये तीन चीजें आप करोगे, कहीं पे भी एमपीएम दे दिया, एमपीएम है क्या पहले ये पता होना चाहिए, वो आपको यहां से पता लग जाएगा, इसको याद करना. वैसे ही मैंने आपको बता दिया, एनीथिंग विद इन प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज एडजस्टेड पुट इन द सेम वे, या फिर कुछ भी उसके साथ किया है, कहीं और डाला है, कहीं और कम्युनिकेट किया है, दैट इट इज एन एमपीएम. एमपीएम के साथ क्या किया जाता है, आईएफआरएस 18 ने बताया कि कहीं पे भी एमटीएम डाला है उसके तीन डिस्क्लोजर्स देने हैं. कौन कौन से डिस्क्लोजर, ये रहे वो डिस्क्लोजर. नाउ लेट्स कम फॉरवर्ड. अब ऑडिटर क्या करेगा कल को, देखो कल को एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस में जब जाओगे तो आप देखोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये वहां पे भी चीज. ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर पता है क्या करेगा, देखेगा क्या ये तीन चीजें हुई नहीं है नहीं हो रही, क्योंकि आईएफआरएस 18 ने तो यही कहा है, तो अब ऑडिटर देखेगा इसको. अच्छा खैर आगे आ जाओ.
ISB क्या कहते हैं? ISB believes that these reconciliation will provide users of financial statement with information to help them understand how MPM compares with similar measures provided by other entities, के वो दूसरों के साथ कंपेयर कर सके कि भाई आपने MPM कैसे कैलकुलेट किया। बाकी कंपनीज विच आर विद इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस तो वो ही MPM दे रही हैं या नहीं दे रही, तो आप वो कंपेयर कर सकेंगे। इफ एन एंटिटी चेंजेस द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एन MPM और स्टॉप्स डिस्क्लोजिंग एन MPM, इट मस्ट एक्सप्लेन द चेंज एंड द रीजन बिहाइंड इट। कि अगर तो आपने इस एमपीएम को अगले साल डिस्क्लोज ना किया या उसकी कैलकुलेशन में कुछ चेंजेस कर दी, जैसे पिछले साल वो कैलकुलेटेड था, तो ये एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों चेंज किया है या फिर क्यों आपने इसको यूज करने से स्टॉप किया है। तो अब आप ये भी नहीं कर सकते जैसे वो इंटरेस्ट कवर कैलकुलेटेड था अगले साल डिस्क्लोज ही ना किया। बताओगे यूजर को इस साल हमने इसलिए नहीं डिस्क्लोज किया क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कवर इंक्रीज हो गया, हमें पता था आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये बताना पड़ेगा डिस्क्लोजर नोट्स के अंदर जाके। आगे, in the case of change in the method of calculation, it must also restate comparative information unless impracticable to do so। इस बात का मतलब पता है क्या है? पिछले साल आपने लेट सपोज एडजस्टेड प्रॉफिट एक एबिटा दिया, EBITDA। ये हम लोग बात करें लेट सपोज 2024 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने एबिटा दे दिया। अब आपने वो तीन डिस्क्लोजर्स भी दे दिए जो कि रिक्वायरमेंट थी हमारी, दे दिया आपने वो तीन डिस्क्लोजर्स IFRS 18 के अंदर। 2025 आया, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, अदर इंफॉर्मेशन में आपने एबिटा की जगह सिर्फ एबिट दे दिया, EBIT एबिट दे दिया भाई आपने, चेंज हो गया, एबिटा कहीं दिया ही नहीं है। अब क्या होगा? वो जो सब कुछ हमने पढ़े, एक तो आपकी कैलकुलेशन चेंज होगी क्योंकि पहले आप प्रॉफिट में से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट भी माइनस किया करते थे, टैक्स भी किया करते थे, डेप्रिसिएशन भी करते थे, अमोर्टाइजेशन भी करते थे, फिर एबिटा नीचे लिख देते थे भाई हमारा प्रॉफिट 8 लाख का था, बाकी सब कुछ इसमें से निकाल दिया हमने, टैक्स जो माइनस करके ये आ रहा था, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस करके टोटल ये हमारा प्रॉफिट बन रहा था, हमने ऐड बैक किया है, अब हमारे पास प्रॉफिट बन रहा है 2 मिलियन का, एबिटा हमारा 2 मिलियन का, प्रॉफिट नहीं एबिटा हमारा 2 मिलियन का, इसको एबिटा नाम दिया। इस साल आप लोगों ने डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को एक्सक्लूड कर दिया, सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट ऐड बैक करके दिखाया क्या कि हमारा जो एबिट है वो 1.5 मिलियन के। कैलकुलेशन का तरीका चेंज हो गया। एक तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि भाई आपने व्हाई डिड यू चेंज, जैसे अभी हम लोगों ने इधर पढ़ा, व्हाई डिड यू चेंज द वे ऑफ कैलकुलेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देगा, क्या क्या चेंज हुए ये भी बताओगे। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हम लोग अब नहीं लेते, ये बताओगे आप। तीसरी चीज जो अभी हम लोगों ने पढ़ी वो क्या है? पुराने फिगर्स को रीस्टेट करना पड़ेगा। इस बात का मतलब यह है कि अब जब आप अपनी करंट साल की फाइनेंशियल 2025 की बनाओगे और वहां पे आपके पिछले साल का एबिटा भी मौजूद होना चाहिए था, पैसे तो याद है ना, कंपैरेटिव देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पिछले साल की भी साथ साथ बना के दिखाई जाती है, तो पिछले साल का भी आप एबिटा, अब नहीं, ये देखो, एक आप उसी अदर इंफॉर्मेशन में एबिटा जब इस साल का लिखोगे ना, एबिट EBIT एबिट लिखोगे 2025 का, तो उसके साथ साथ आपको 2024 का भी एबिट लिखना पड़ेगा, एबिटा नहीं लिखोगे अब। रीस्टेट, जैसे नई कैलकुलेशन है वैसे ही पुरानी वाली कैलकुलेशन दोबारा करके दिखाओगे, अनलेस एंड अनटिल वो आप नहीं कर पाते। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप नहीं कर पाते। ये आ गई रीस्टेटमेंट की बात, कि अगर कोई भी कैलकुलेशन का तरीका चेंज हुआ है तो फिर पिछले साल की भी कैलकुलेशन चेंज करके दिखाओ यूजर को कि भाई पिछले साल हम लोगों ने एबिटा तो कैलकुलेट किया था लेकिन पिछले साल का एबिट ये बनता है। 2025 में दिखाओगे, नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये चीज आप दिखाओगे। ठीक है, दिस इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी as well as the ability for the users to financial user of the financial statements to compare MPMs from one reporting period to the next, क्योंकि अब वो एबिट को एबिटा के साथ तो कंपेयर करने से रहा, तो जब आप पिछले साल का उसको एबिटा दे रहे हो उसकी जगह एबिट पकड़ा दोगे तो कंपेयर कर सकेगा आप। बेशक पिछले साल कैलकुलेशन कुछ और थी लेकिन इस साल आपने पिछले साल का भी एबिट निकाल के दिया, अब वो कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल क्या एबिट था, इस साल क्या एबिट है। ठीक है, यहां तक नाउ आर द रिक्वायरमेंट्स जो कि आपको पेपर के लिए पता होनी चाहिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स एमपीएम्स के लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एमपीएम होता क्या है, ये आपको पहले इन चीजों के अंदर मिल जाएगा। दूसरा, इस इन चीजों के अंदर क्या चीज एमपीएम होती है आपको इधर से पता लग गया। एमपीएम के बारे में IFRS 18 ने क्या रिक्वायरमेंट्स दी हैं वो इसके आगे शुरू हो जाता है, यहां से आगे ये सब कुछ इससे आगे एमपीएम की रिक्वायरमेंट्स है जो IFRS 18 कहता है कि आज के बाद एमपीएम जब भी करोगे तो इन चीजों को लाजमी फॉलो करना है। ठीक है, अब आ जाओ भाई एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। इन द एसबीआर एग्जाम कैंडिडेट मे नीड टू आइडेंटिफाई वेदर अ परफॉर्मेंस मेजर मीट्स द डेफिनेशन ऑफ एमपीएम। कैसे पता करोगे क्या उसको प्रॉफिट एंड लॉस को छेड़ के वो किया जा रहा है या नहीं, अगर हो रहा है वो एमपीएम है। कैंडिडेट्स नीड टू नो द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एमपीएम्स, अगेन क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं वो हम लोगों ने इधर पढ़ लिया।
ये थी एमपीएम के रिक्वायरमेंट्स डिस्क्लोजर की, और यहां पे पहली वाली थी ये वाली भी एमपीएम की डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और ये तो खैर डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ये कोई चेंज हुआ या देना छोड़ दिया वो तो फिर आप बताओगे इसके बारे में। एंड शुड बी prepared to discuss why these disclosures will provide useful information to the financial statement user। इसके साथ साथ हो सकता है आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इस एबिटा या फिर ये जो एमपीएम मैनेजमेंट ने दिया है इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी यूजर को, क्या बेनिफिट मिलेगा यूजर को, तो ये एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। ठीक है। दैट्स इट फॉर एमपीएम। एमपीएम यहां पे आपका फिनिश हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट। अच्छा जी, अब आ जाए आप लास्ट चेंज की तरफ जो कि आईएफआरएस 18 की वजह से। एंड बाय द वे दिस चेंज इज नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड विद इन आईएफआरएस 18, ऐसा कुछ भी स्टेटेड नहीं आईएफआरएस 18 में कि थर्ड वाला जो चेंज है हाँ ये आईएफआरएस 18 कह रहा है कि भाई ये भी तुम इस तरह से आज के बाद करोगे। हर किस नहीं। आखिरी चेंज जिसकी वजह से जिसके बारे में हम लोग बात करने लगे दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अब देखो और सुनो, हमने कहा कि आईएफआरएस 18 ने स्पेसिफिकली कुछ बातें कही कि आज के बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पी एंड एल, द वे यू मेक दैट इट विल चेंज। आईएफआरएस 18 ने यही कहा। क्या कहा आईएफआरएस 18 ने? कि भाई आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को ब्रेक डाउन करना है बिटवीन 5 पार्ट्स। ऑपरेटिंग सबसे पहले आएगा, उसके बाद यहां पे मतलब सब कुछ ऑपरेटिंग वाला लिख लिया, ब्ला ब्ला ब्ला, नीचे कैलकुलेट करोगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर आएगा इन्वेस्टिंग वाला, फिर आएगा फाइनेंसिंग वाला, फिर आएगा आपके पास टैक्स वाला, और फिर आएगा आपके पास टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर जिसको भी कहते हैं हम लोग। और वेट अ सेकंड, मैंने कुछ कर तो नहीं दिया? वेट, हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास आएगा प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द ईयर, और फिर नीचे लिख दोगे आप डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से जो प्रॉफिट आ रहा है। ये 5 एरियाज में डिवाइड कर दिया गया। हुआ ये कि ये स्पेसिफिक चेंज स्टेट करने की वजह से ACCA राइट नाउ थिंक्स एंड द प्रोफेशनल बॉडीज अराउंड द वर्ल्ड थिंक कि जैसे आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में जो चेंजेस आए इसकी वजह से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी अब आज के बाद डिफरेंट तरीके से बनेगी। लेकिन स्पेसिफिकली राइट नाउ दिस इज नॉट स्टेटेड विद इन IFRS 18 कि क्या आपने कैश फ्लो भी सेपरेट तरीके से बनानी है या नहीं। हाँ, कुछ हिस्सा इसका टर्म आउट हुआ है। फुल जो आपके पास बुक लेट रिलीज हुई है बाय आईएएसबी, उसमें आईएसबी ने बोला है कि कैश फ्लो को आप इस तरह से बनाओगे, लेकिन अभी वो फाइनलाइज नहीं है। लेकिन इट विल बी डेड श्योर टिल 1 Jan 2027 कि क्या ये ऐसा होगा या नहीं होगा। बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स जस्ट अज्यूम कि ऐसा हो गया, तो अब तो आपने पढ़ना है उसको, उसको तो कवर अप करना है, उसको तो आप नहीं छोड़ सकते। इसीलिए अब हम लोग सितंबर 2025 की एग्जाम अटेम्प्ट से आगे लेकर उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, और एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकता है आज के बाद अगर एग्जाम के अंदर, पहली बात तो है कि आता नहीं है, लेकिन अगर कैश फ्लो बनाने का पेपर के अंदर क्वेश्चन आ गया दैट प्रिपेयर द कैश फ्लो, या ये कैश फ्लो गलत है इसको ठीक करो, तो आज के वैसे कैश फ्लो कैसे बनाया करते थे? सबसे पहले आता था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसके बाद आप इसमें से फाइनेंस कॉस्ट माइनस किया करते थे, कोई और कॉस्ट है वो माइनस की, इंटरेस्ट, कोई आपके पास क्या कहते हैं डिप्रिसिएशन है वो माइनस करते थे, अमोर्टाइजेशन माइनस करते थे, जो भी नॉन कैश इनकम्स एंड एक्सपेंसेस उनको एडजस्ट किया करते थे यहाँ पे। और फिर आप नीचे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी वाली चीजों को एडजस्ट किया करते थे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स या डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन इन्वेंट्री या फिर डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन पेबल्स या फिर डिक्रीज इन पेबल्स, ये सब कुछ करके आखिर में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना दिया करते थे आप। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का सेपरेट होता था, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का सेपरेट होता था, नीचे टोटल आ जाया करता था। अब आप ऐसे नहीं बनाओगे। IFRS 18 ने कहा है कि भाई सिंपल सा चेंज है। क्या चेंज है? आज के बाद पहले आप ओपनिंग कहां से शुरू किया करते थे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। अब ऐसा नहीं होगा। आपकी कैश फ्लो शुरू होगी आज के बाद से ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। सबसे पहले लिखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पहले पहले के, अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद इंटरेस्ट आता था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद ही कोई एसोसिएट का प्रॉफिट शेयर वगैरह जो भी होता था वो आता था इन्वेस्टिंग वाला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद ही आती थी इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन की एक्टिविटीज। अब वो नीचे से तो मैंने कुछ टोटल उठा के यहां से शुरू नहीं किया, मैं शुरू कर रहा हूं डायरेक्ट किधर से? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। तो मुझे ना टैक्स की एडजस्टमेंट करनी है, ना ही मुझे फाइनेंस कॉस्ट की एडजस्टमेंट करनी है, वो अब नॉन कैश में शामिल नहीं होगा। उसके आखिर में जाके एक्चुअल टैक्स पेड, एक्चुअल इंटरेस्ट पेड, एक्चुअल कैश रिसीव फ्रॉम सब्सिडरी एसोसिएट, वो सब कुछ आ जाएगा। लेकिन मुझे जैसे पहले यहां पे एडजस्टमेंट प्लस माइनस किया करता था इंटरेस्ट टैक्स को, वो नहीं करना पड़ेगा। करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स के एडजस्टमेंट के बाद जब मैं ऐड करता था टैक्स एक्चुअली पेड,
माइनस किया करता था मैं यहां से। फिर उसके बाद क्या करता था मैं, इंटरेस्ट टैक्स एक्चुअली पेड माइनस किया करता था मैं यहां से। वो वाली एडजस्टमेंट्स आज भी होंगी, लेकिन जो ऊपर किया करता था ऐड बैक टैक्स, ऐड बैक इंटरेस्ट, ऐसा नहीं करना मैंने अब, क्योंकि वो तो मैं उठा नहीं रहा। मैं डायरेक्टली जा रहा हूं यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ। किधर है मेरी पी एंड एल, नहीं वाली, ये देखो। मैं डायरेक्टली जा रहा हूं यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ, और मैं यहां से शुरू करूं ये। अब मैं जब अपनी कैश फ्लो बनाऊंगा तो मैं यहां पे लिखूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कितना है भाई, 795 है। अच्छा जी, उसके पहले वाले नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड इनकम को एडजस्ट करूंगा। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लोग कह लेते हैं नॉन कैश एक्सपेंस है, वहां पे माइनस हुआ, इधर ऐड बैक कर दो, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड बैक कर दो भाई 67 का। उससे पहले क्या है, गुडविल इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट होती है आपकी क्या है, नॉन कैश है। अच्छा जी, गुडविल इंपेयरमेंट, जीडी इंपेयरमेंट लॉस, यहां पे माइनस हो रहा था, इधर ऐड बैक कर दो, प्लस। प्लस कितने, 56। अच्छा जी, उसके पीछे क्या बन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, इसमें से मेजॉरिटी क्या होता है, कैश ही होता है। जो एक्सपेंस हुआ वो आपने पे किया होता है, उसको छोड़ दो आप। सेलिंग एक्सपेंसेस भी आपके कैश होते हैं। अदर ऑपरेटिंग, अब इसमें डेप्रिसिएशन कहीं ना कहीं छुपी हुई होगी इनके ब्रेकअप्स में, अमोर्टाइजेशन छुपी होगी, वो भी आप ऐड बैक करा दोगे इधर। बस, इससे आगे अब आप क्या करोगे, अब आप आ जाओगे डायरेक्टली चेंजेस इन रिसीवेबल, चेंजेस इन पेएबल, चेंजेस इन इन्वेंट्री, वो आ जाएगा। और फिर नीचे एक्चुअल टैक्स पेड, कितना टैक्स आपने पे किया उसका वैसे ही टी अकाउंट बनाओगे, जैसे F7 में बनाया करते थे, वैसे ही उसका टी अकाउंट आप बनाओगे। इंटरेस्ट टैक्स एक्सपेंस इतना आ रहा है भाई, ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना था, टैक्स एक्सपेंस ऐड किया, क्लोजिंग आया मेरे पास, क्लोजिंग से देखा हम लोगों ने कितना टैक्स पे किया, यहाँ पे आ गया टैक्स पेड, यहाँ पे माइनस हो गया। इस तरह से इंटरेस्ट पेड, एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना पे किया हम लोगों ने, वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। कोई और कोई ऐसा एक्सपेंस जो कि ऑपरेशन से रेलेवेंट है, कितना हम लोगों ने पे किया, वो यहां पे लिख देंगे, और नेट आपके पास आ जाएगा क्या, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। बस एक स्पेसिफिक चेंज ये वाला अब आपने याद रखना है। अब इसका स्पेसिफिक एक हिस्सा तो मैंने यहां पे डाला है, बाकी कैश फ्लो में चेंज नहीं है, बाकी कैश फ्लो वैसे ही है। चेंजेस इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, चेंजेस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वाला हिस्सा, आपका जो इन्वेस्टिंग के बाद आता था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वाला हिस्सा, वो वैसा ही है, उसको आपने नहीं चेंज करना। ठीक है, लेकिन चेंज कहां पे आए, शुरू किधर से होती है अब कैश फ्लो। अब आज के बाद से कैश फ्लो किधर से शुरू होगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर जो भी नॉन कैश इनकम एंड एक्सपेंसेस है, उनकी एडजस्टमेंट इधर होगी। देखो डेप्रिसिएशन हो रहा है, अमोर्टाइजेशन हो रहा है, फिर डायरेक्टली चला गया करंट एसेट करंट लायबिलिटीज की तरफ, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल्स, कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज बिफोर टैक्सेस आ गया। इसके बाद आप क्या करोगे, टैक्स पेड वो माइनस करोगे, इंटरेस्ट पेड वो माइनस करोगे यहां पे, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बस ये टोटल आ गया आपका। और फिर आप नेक्स्ट वाले हिस्से पे चले जाओगे, कैश फ्लो के तीन हिस्से हुआ करते थे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की तरफ, फिर आप चले जाओगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की तरफ। ठीक हो गया। अब ये आपके कैश फ्लो के अंदर चेंजेस आ गई, ठीक है। अब इसमें यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं पढ़ाऊंगा, बाकी आपने खुद से एक दफा पढ़ लेना है, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जो भी मैंने भी बताया वही यहां पे थ्योरी के अंदर लिखा है, जिसको आपने एक दफा पढ़ लेना है। लेकिन इधर आ जाओ, इन दो चीजों को मैं पढ़ाता हूं। क्या कहता है एग्जामिनर, एग्जामिनर कहता है बिफोर द इशू ऑफ IFRS 18 IAS 7, जो कि आपका कैश फ्लो से रिलेवेंट होता है, परमिटेड एंटिटीज टू चूज वेदर टू प्रेजेंट इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड्स पेड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और एज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लेकिन हम लोग हमेशा इन दोनों को किधर लेके जाया करते थे, इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड्स पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेके जाते थे, क्योंकि ACCA में एक कंसेक्यूटिव चीज रखी गई थी। अगर आप दूसरी तरह भी करते, इनको ऑपरेटिंग में लेके जाते, मर्जी होती थी। इंटरेस्ट पेड को हम लोग किधर रखते थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, लेकिन डिविडेंड्स पेड को हम लोग हमेशा से रखा करते थे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, लेकिन अब एज अ रिजल्ट ऑफ अमेंडमेंट मेड टू IAS 7, डिविडेंड्स पेड मस्ट बी प्रेजेंटेड एज अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पहले बेसिकली हम लोग भी पहले ऐसे ही किया करते थे यार, पहले भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रखा करता था डिविडेंड पेड को। जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का हिस्सा बनाया करते थे कैश फ्लो के अंदर, तो वहां पे आप लिखा करते थे डिविडेंड पेड। ठीक है, अब वहीं पे रखना है। बस पहले चॉइस होती थी कि अगर चाहो तो ऑपरेटिंग में भी शो कर सकते हो, लेकिन अब एग्जामिनर बोलता है नहीं, आज के बाद IFRS 18 के आने के बाद हमेशा ये किधर होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के हिस्से में आएगा डिविडेंड पेड। इंटरेस्ट के बारे में वो क्या कहते हैं,
मोस्ट एंटिटीज शो इंटरेस्ट पेड एज अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शो करो। एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हाँ रिसीव कर रहे हो किसी से, अगर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो किसी कंपनी को आपने लोन दिया था तभी इंटरेस्ट आ रहा है, वो लोन देना इन्वेस्टमेंट ही कहलाता है, तो वो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। किसी कंपनी से डिविडेंड रिसीव हो रहा है एसोसिएट से, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से, सब्सिडरी से, तो वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि वहां पे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो इन्वेस्टमेंट अगर कहीं की हुई थी वो किधर जाना चाहिए, कैश फ्लो के अंदर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। लेकिन हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट, पहले किधर शो करते थे हम लोग, ऑपरेटिंग में। कुछ कंपनीज फाइनेंसिंग में शो कराया करती थी क्योंकि उनको इजाजत थी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा IAS 1 IAS 7, ये इजाजत देता था, मर्जी है। लेकिन हमने बचपन से क्या पढ़ा है, इसको किधर शो कराओ, ऑपरेटिंग में। अभी यही समझो कि ऑपरेटिंग में हम लोग शो करते हैं। Note that entities which invest in assets or provide financing to customer as a main business activity classify as interest paid. बड़े मजे की उसने बात की है। इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड्स रिसीव इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बाय रेफरिंग हाउ इट क्लासिफाइड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट इनकम एंड डिविडेंड इनकम इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको याद है पिछले लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको बताया था आपको ये फर्क करना आना चाहिए कि आपका मेन कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है। क्योंकि अगर आप मेन कोर्स ऑफ बिजनेस एंड साइड इनकम, साइड हसल्स में किसी कंपनी के फर्क नहीं कर पाए, तो P&L में, ऑपरेटिंग में क्या जाना चाहिए आपको ये नहीं समझ आएगी। इसी तरह से कैश फ्लो में क्या जाना चाहिए आपको ये भी नहीं समझ आएगी। एग्जाम्पल देता हूं, आपका नॉर्मल काम ही, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ही दूसरी कंपनीज को लोन देना है, बैंक को आप, तो कैश फ्लो के अंदर इंटरेस्ट पेड को किधर शो कराओगे आप, इंटरेस्ट रिसीव्ड को किधर शो कराओगे। इंटरेस्ट पेड की बात नहीं कर रहा, इंटरेस्ट रिसीव, बैंक लोगों से इंटरेस्ट लेते हैं ना, इंटरेस्ट रिसीव को किधर शो कराओगे आप, कभी बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोल के देखिए, किधर आना चाहिए उसको। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का क्या है, लोन देना, लोन लेना। तो इस केस में लेना तो नहीं, सॉरी, लोन देना। इस केस के अंदर उनको इंटरेस्ट रिसीव कहां शो करना चाहिए, ऑपरेटिंग, राइट। आज भी एग्जामिनर कहता है कि अगर आपका इन्वेस्टिंग, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो है वो इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, लोन देना नहीं है, तो उस केस में आपने इंटरेस्ट और डिविडेंड जो रिसीव किया वो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शो कराओगे। लेकिन अगर लोन देना और दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना ही आपका मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो फिर आप वो डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव वो किधर शो करोगे, फिर वो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो के अंदर शो करोगे। ठीक है, इन चीजों में फर्क करना आपने सीखना है, अगर नहीं आएगा तो किस जगह पे क्या पुट करना है ये चीज नहीं याद रख सकोगे, इस चीज में डिफरेंशिएशन नहीं कर दोगे। इस पूरे पैराग्राफ का क्रक्स बड़ा सिंपल सा है, मैं यहां पे आपको लिख के भी बता देता हूं। इफ योर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इज, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इज गिविंग लोन्स एंड इन्वेस्टिंग, तो उस केस में आपकी, इसको लिख लें प्लीज अपने पास रफ नोट के अंदर, उस केस में आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड किधर जाएगा, ये जाएगा आपका ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग वाले पार्ट में, विद इन कैश फ्लो एंड प्रॉफिट एंड लॉस बोथ, कैश फ्लोज एंड P&L बोथ। लेकिन अगर आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कुछ और है एंड जस्ट फॉर द पार्ट टाइम आपने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी कर दी, आपने किसी कंपनी को लोन भी दे दिया, तो उस केस में आपका जो इंटरेस्ट रिसीव होगा, यहां पे लिखते हैं ऊपर। और अगर वाइस वर्सा हुआ, यानी किसी वैसे ही नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, नॉर्मल आप कोई और बिजनेस करते हो, वैसे ही आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसको लोन दे दिया, तो उस केस में बोथ विल गो टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग वाले पार्ट में जाएंगे विद इन कैश फ्लो एंड विद इन P&L एज वेल। ठीक है, ये चीज अब आपने याद रखनी है। अगेन, उसने बहुत फोकस किया इन दोनों पार्ट्स में कि आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कंपनी का क्या है और दूसरे बिजनेसेस, साइड हसल्स उसकी क्या है, इसमें सेग्रीगेशन करनी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से आज के बाद आपकी प्रॉफिट एंड लॉस का बनना होगा, इसी की वजह से आपकी कैश फ्लो पे भी इंपैक्ट आएगा आज के बाद। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट IFRS 18। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं कराऊंगा, अगर ना हुआ तो अपॉलॉजीज, अभी नहीं हो सकता क्वेश्चन। वो पहला क्वेश्चन जो आएगा आपके पास पेपर के अंदर, वही वो पहला क्वेश्चन होगा जो कि फिर कल को मैं कराऊंगा। ठीक है, सो रिमेंबर दीज अपॉन योर फिंगर टिप्स, याद रखें पहली 3 4 5 अटेम्प्ट्स में, क्योंकि एग्जामिनर को पता होगा कि पास क्वेश्चन नहीं अवेलेबल, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं अवेलेबल, तो एग्जामिनर थोड़ी सी लीनियंट मार्किंग करेगा, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये स्पेसिफिकली जो कुछ भी हमने IFRS 18 के बारे में पढ़ा है, ये आपको आना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आपके।
ठीक है। इफ यू हैव देम अपॉन योर फिंगर टिप्स, इजीली क्वेश्चन को कर जाओगे, आपको पता होगा क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है। वही स्टेप्स फॉलो करोगे नॉर्मल क्वेश्चन वाले, इंट्रोडक्शन जैसे देते हैं, बताते हैं क्या गलत हो रहा है, बताते हैं स्टैंडर्ड क्या कहता है, फिर प्रॉपर तरीका बताते हैं। ये चीजें आपको राइट डाउन करनी आनी चाहिए, ठीक है। इफ यू हैव एनीथिंग दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज लेट मी नो, मैं उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा। अदर देन दैट, you can contact me upon WhatsApp, or any question that you have, you can contact me upon WhatsApp. Thank you so much. Take care. Tata and bye bye.